Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 11. अच्छा, याद रखिएगा कि हमारे पास जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री थी वो दो पोर्शन पर थी, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में हमारे पास चैप्टर 1 से 5 थे और ऑर्गेनिक के अंदर चैप्टर 6 से 11 थे। हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये 4 चैप्टर कर लिए। चैप्टर 5 अभी हमारा पेंडिंग है, ठीक है। इसी तरीके से हमने चैप्टर 6, 7 और 8 कर लिया। 9, 10 पेंडिंग है और आज हम जो है वो 9, 10 पेंडिंग है और आज हम चैप्टर 11 करेंगे, ठीक है। चैप्टर 11 का एक मकसद तो ये है कि छोटा चैप्टर है। दूसरी बात ये है कि हम पिछले 3 चैप्टर से, चैप्टर 6, 7 और 8 से ऑर्गेनिक पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर, फिर IUPAC, फिर केमिकल रिएक्शंस, तो काफ़ी सारा इनऑर्गेनिक हो गया। थोड़ा सा हम टेस्ट चेंज करेंगे और चैप्टर 11 पर आते हैं। चैप्टर 11 का नाम है केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। याद रखिएगा कि ये जो हमारा चैप्टर है ये एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के गिर्द घूमता है जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या चीज है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है दैट डील्स, जिसके अंदर हम विद द स्टडी, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं, सही है, अबाउट द प्रोडक्ट्स दैट आर मैन्युफैक्चर इन इंडस्ट्रीज। इसमें हम उन प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो इंडस्ट्रीज में बनते हैं, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं या केमिकल इंडस्ट्रीज कहते हैं। क्योंकि अगर हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ें जो इंडस्ट्रीज में बनते हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ कंपाउंड्स विच आर मैन्युफैक्चर इन इंडस्ट्रीज, तो काफ़ी सारे हो जाएंगे। ये एक चैप्टर के अंदर तो ये पूरा कंसाइज तो हो ही नहीं सकता। ये इतने सारे केमिकल कंपाउंड जो इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं उसके बारे में पढ़ना तो एक चैप्टर में मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया कि केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान कर दिया, यानी कि अब हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो दुनिया में नहीं, किसी और मुल्क में नहीं, यूरोप में नहीं, एशिया में नहीं, बल्कि सिर्फ एक मखसूस मुल्क पाकिस्तान, यानी कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो कंपाउंड बन रहे हैं इंडस्ट्रीज में वो पढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि इसमें भी हमने लिमिटेड ले ली है, यानी कि पाकिस्तान में भी अगर हम देखें इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स के ऊपर तो वो भी काफी सारे हैं, लेकिन हम इसमें सिर्फ मखसूस पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर जिसको हम आम जुबान में कहते हैं खाद। तो मैन्योर जो होती है, जो खाद होती है, ये तो आपके पास कुदरती तौर पर तो गोबर वगैरह से बनती है, लेकिन जो हम इंडस्ट्री में बना रहे हैं वो हम यहाँ पर फर्टिलाइजर पढ़ेंगे जिसको आप आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर भी कहते हैं। तो ये फर्टिलाइजर क्या है कि ऐसे सब्सटेंस हैं, यानी कि ऐसी चीजें हैं, दो सब्सटेंस, ऐसी चीजें विच आर एडेड टू सॉइल। अगर हम इसको मिट्टी के साथ मिलाएं या मिट्टी में डालें इसे, तो क्या होगा? तो ये हमें एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स
देती हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स देती हैं विच आर, जो कि जरूरी हैं किसके लिए, फॉर प्लांट ग्रोथ। जिस तरीके से हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम करे, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी बॉडी को कुछ प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स ऐसे भी चाहिए होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद देते हैं, फंक्शन करने में मदद देते हैं, एक्स्ट्रा डेकोरेशन में मदद देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से प्लांट्स को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है, जो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हासिल करता है। ये एक डिटेल है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन मेडिकल के स्टूडेंट्स जानते होंगे। लेकिन प्लांट को अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए तो ग्लूकोज चाहिए, जिसके लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, क्लोरोफिल की मौजूदगी में इसको पूरा कर लेता है। लेकिन इसके साथ साथ प्लांट्स को कुछ एलिमेंट्स की जरूरत होती है। वो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए ताकि प्लांट्स अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। यानी कि जिस तरीके से हमारी बॉडी ग्रो करती है, हमारी बॉडी को स्किन अच्छी होनी चाहिए, इसके अलावा बाल और आई साइड और ब्लड की फंक्शनिंग, इन सारी चीज़ों में हमें भी विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह पौधों को भी इन मिनरल्स की ज़रूरत होती है ताकि वो भी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करें। तो ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो हम पौधे को देते हैं वो हम फर्टिलाइजर की सूरत में देते हैं, और फर्टिलाइजर की सूरत में भी हम बेसिकली जमीन को दे रहे होते हैं, और प्लांट्स ये न्यूट्रिएंट्स जमीन से ले रहे होते हैं। अगर जमीन के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स हैं तो प्लांट अच्छा ग्रो करेगा, अगर जमीन में ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है या कम है तो फर्टिलाइजर्स इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ठीक है जी। तो इसलिए हम यहाँ पर एक टॉपिक डालते हैं कि फर्टिलाइजर का काम क्या होता है। सही है। तो पहला काम क्या हुआ कि मेक अप डिफिशियंसी ऑफ सॉइल। जमीन में अगर किसी किस्म के एलिमेंट्स की कमी है तो ये उसको पूरा करेगा। ठीक है। नंबर 2, गिव एडिशनल सप्लाई ऑफ फूड। पौधे को ग्लूकोज के अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी सप्लाई करेगा, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करेगा। तीसरी बात क्या करता है ये, मेंटेन पीएच ऑफ सॉइल, यानी कि जमीन का जो पीएच होगा उसको मेंटेन करेगा बिटवीन 7 and 8, 7 और 8 के दरमियान। ठीक है। अच्छा जी, अगर जमीन का पीएच जो है वो 10 से ज्यादा हो जाए या 3 से कम हो जाए तो हम उसको कहते हैं ये स्ट्राइल हो गई है, यानी कि अब ये ग्रो करने के मुताबिक नहीं है ये। और अगर 7 और 8 के दरमियान रहता है तो हम कहते हैं फर्टाइल है, ये ग्रो कर सकती है ये। ठीक है जी। तो ये तो हमारे पास फंक्शंस हो गए। अच्छा, अब हम ये देखते हैं फर्टिलाइजर्स की क्लासिफिकेशन। तो दो किस्म की हमारे पास ये फर्टिलाइजर्स होती हैं। पहली को हम कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और दूसरी को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में जैसे आपके पास ऑयल हो गया कॉटन सीड के, बनोला के तेल, सही है, यूरिया, और आपके पास जो कुदरती खाद होती है, ये आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो गए। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स
जो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बन रहे होते हैं। इसके अंदर आपके पास जो जो एग्जाम्पल्स आती हैं वो जेल सॉल्ट पैटर आती है, फॉस्फेट फर्टिलाइजर आती है जिसमें फॉस्फेट्स हों, इसी तरीके से वो फर्टिलाइजर जिसमें अमोनियम NH4 नाइट्रेट NO2 हो और अमोनियम सल्फेट यानी कि NH4SO4 हो। तो ये वाली किस्म की फर्टिलाइजर कहलाती है इनऑर्गेनिक और ये वाली कहलाती है ऊपर वाली ऑर्गेनिक। लाजिम सी बात है ऑर्गेनिक आपकी फिर वही कार्बन हाइड्रोजन से रिले करेगी और इनऑर्गेनिक जो है वो आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ मैच कर जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम जो है वो कुछ फर्टिलाइजर्स की एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1 जो हमारे पास फर्टिलाइजर आ जाती है, अब हम चूंकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं जो हम इंडस्ट्री में बनाएंगे, लाजिम सी बात है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो हमारे पास जो है वो कुदरती तौर पर आ गई ना, जैसे गाय के गोबर वगैरह से हासिल हो गई हमारे पास। ठीक है, अब जो हमारे पास कुदरती के अलावा इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करते हैं तो वो हो गए हमारे पास नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। ये कौन सी फर्टिलाइजर होती है जिसके अंदर आपके पास नाइट्रोजन होगा एज इसेंशियल एलिमेंट, यानी कि मेन एलिमेंट आपके पास नाइट्रोजन होगा। ऐसी फर्टिलाइजर को हम कहते हैं नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। ठीक है, अब ये नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में बन रही हैं। ठीक है, हम खुद बना रहे हैं उसमें। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास CnH2, देखें अमाइन ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ, डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास कीटोन ग्रुप है। ठीक है, और एक अमाइन ग्रुप हमारे पास दूसरी तरफ लगा हुआ है, यानी कि दो अमाइन ग्रुप कीटोन ग्रुप के साथ। तो ऐसी फर्टिलाइजर का नाम जो है वो यूरिया है। ठीक है, और इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है वो होती है तकरीबन 46%। दूसरी हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो है NH4NO3। अब याद रखिएगा यूरिया के अंदर कार्बन ऑक्सीजन भी आ रहा है, इसलिए हमने इसको ऑर्गेनिक में भी डील किया था। इसको हम कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट। इसमें हमारे पास नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है 33.5। और तीसरी नाइट्रोजन जो अभी हम पढ़ चुके हैं अमोनियम सल्फेट। ठीक है, और इसकी हमारे पास जो परसेंटेज होती है, पहले इसका नाम लिख दूं मैं, अमोनियम सल्फेट, और इसमें परसेंटेज होती है हमारे पास 21% नाइट्रोजन इसमें होता है। तो लाजिमी सी बात है सबसे ज्यादा परसेंटेज किस में हो गई, यूरिया में। तो इसलिए हम कहते हैं कि यूरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। अब कोई पूछे क्यों, क्योंकि हम कहेंगे इट कंटेन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, इसके अंदर नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है। ठीक है जी। तो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर के बाद सेकंड फर्टिलाइजर जो हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं पोटेशियम फर्टिलाइजर। लाजिमी सी बात है अब हम नाम से ही समझ जाएंगे कि इसके अंदर जो है वो पोटेशियम यानी कि कैपिटल के जो है वो एक इसेंशियल एलिमेंट होगा। और हमने ऊपर इनऑर्गेनिक में जो एग्जांपल पढ़ी थी जेल सॉल्ट बैटरी जो थी, ये इसकी एग्जांपल है।
ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है, एक ये तो चिल सॉल्ट है, और एक और नाइट्रोजन जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो हम जानते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है जी। तीसरी किस्म की जो हमारे पास फर्टिलाइजर होती है, ये फर्टिलाइजर होती है फॉस्फोरस फर्टिलाइजर। लाजिम सी बात है, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर क्या होगी, इसके अंदर इसेंशियल कंपोनेंट होगा, फॉस्फेट होगा, और इसके अंदर जो जो इंक्लूड्स हैं, एग्जाम्पल है, एक तो है सुपर फॉस्फेट, ये भी हम आपको बताएंगे क्या होता है, कैसे बनता है। एक सुपर फॉस्फेट, और एक कहलाती है ट्रिपल फॉस्फेट। ये इसके एग्जाम्पल है। तो नाइट्रोजन हमारे पास तीन किस्म की हो गई भाई, ठीक है। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, पोटेशियम फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर। अच्छा जी। अच्छा, ये तीन किस्म के ऐसी फर्टिलाइजर हैं जो पाकिस्तान में बन रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सुपर फॉस्फेट क्या होती है, जरा इसको चेक कर लेते हैं। सुपर फॉस्फेट क्या है, कैसे बनती है? सबसे पहले तो रॉ मटेरियल चेक करें भाई इसके। रॉ मटेरियल क्या क्या हमें चाहिए? रॉक फॉस्फेट चाहिए, नंबर वन। रॉक फॉस्फेट जो कुदरती तौर पर हमें हासिल होगा पत्थर के साथ, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोराइड। इसका फॉर्मूला है Ca3PO4 2, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में हमने इसको 3 कर दिया, CaF2। ये इतना बड़ा एक फॉर्मूला है किसका? सुपर फॉस्फेट का, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बनता कैसे है? हम क्या करते हैं, हम जो है वो सबसे पहले रॉक फॉस्फेट जो होगा हमारे पास, उसको हम सबसे पहले तोड़ेंगे, और फिर उसको हम 3 से H2SO4 तकरीबन 60 to 7% जो है वो हम उसको ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हम उसको हीट करेंगे, ठीक है। अब लाजिम सी बात है, जब आप रॉक फॉस्फेट को तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद ये सिंपल कंपाउंड में टूटेगा, Ca3PO4 ट्वाइस। इसको हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? CaH2P4 2 और CaSO4, ठीक है। CaSO4 को कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं, और इसको जिप्सम भी कहा जाता है, ठीक है। जबकि ये वाला जो कंपाउंड है, ये क्या कहलाता है? Ca का मतलब कैल्शियम, 2 हाइड्रोजन है तो डाई हाइड्रोजन, और P4 का मतलब फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा जी, इन दोनों को हम मिलाएंगे क्योंकि ये हमें कंबाइन फॉर्म में मिलेगा, ये कहलाता है सुपर फॉस्फेट। अच्छा जी, इसके अंदर खास बात क्या है कि इट कंटेन ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेकंड थिंग इज ट्रिपल फॉस्फेट। ट्रिपल फॉस्फेट क्या है? जब हम इसी रॉक सॉल्ट को PO4 ट्वाइस को
किसके साथ रिएक्ट करेंगे? फॉस्फोरिक एसिड के साथ, यानी कि H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास ट्रिपल फॉस्फेट बन जाएगा CaH2PO4 ट्वाइस। ये हमारे पास बन जाएगा, ये ट्रिपल फॉस्फेट कहलाता है। ठीक है जी। तो हमारे पास ये दो किस्म की जो है वो फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर्स होती हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद पोजीशन पाकिस्तान देखते हैं हम फर्टिलाइजर्स में। तो पाकिस्तान जो है वो नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर जो है, नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर जो है वो तो पाकिस्तान के पास जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक ज्यादा है, बल्कि पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास जो फॉस्फेरिक और पोटेशियम फर्टिलाइजर है वो हम इंपोर्ट करते हैं। सही है। यानी कि हमारे पास नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर तो बहुत है, लेकिन हमारे पास पोटेशियम फर्टिलाइजर और हमारे पास फॉस्फोरस फर्टिलाइजर जो है ये दोनों इंपोर्ट होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास फर्टिलाइजर का टॉपिक था, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है गिलास। इस गिलास में हम स्ट्रक्चर ऑफ गिलास होगा, टाइप्स ऑफ गिलास होगा, फिर हमारे पास तीसरा टॉपिक होगा डिटर्जेंट, चौथा होगा रेयॉन जिसको हम फाइबर कहते हैं, फिर नायलॉन है, उसके बाद प्लास्टिक है हमारे पास, प्लास्टिक के बाद हमारे पास जो टॉपिक होगा वो पेंट होगा, पेंट और वार्निश, इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आज चूंकि एक इंट्रो था और इंट्रो के बाद हमने सिर्फ एक ही टॉपिक किया फर्टिलाइजर, तो आज के लिए हम इतना इस पे ही हम रोकते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में जब हम नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें हम दो दो तीन तीन जो है वो एक साथ करेंगे। सही है। चलें, तो सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।